का निर्धारण हम लोग पढ़ रहे हैं। मजदूरी का निर्धारण अभी आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसको हमने देखा पिछले वीडियो में। और अब हम देखेंगे कि विभिन्न मार्केट की स्थिति में मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा और क्या श्रम का शोषण किन-किन बाजार की स्थिति में होता है, इसको भी हम इसमें देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि श्रम का शोषण किस स्थिति में हम मानेंगे कि श्रम का शोषण हुआ है और किस स्थिति में मानेंगे कि श्रम का शोषण नहीं हो रहा है, यानी कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन किन दशाओं में होता है। और बाजार की विभिन्न दशाओं को हम चेंज कर करके देखेंगे कि किस प्रकार से बाजार की स्थितियां यदि बदलें तो मजदूर को किस प्रकार से कितनी मजदूरी मिलेगी और उसका शोषण होगा या शोषण नहीं होगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का जो मजदूरी का सिद्धांत है उसमें उन्होंने ये बताया कि मजदूरी का निर्धारण मांग और पूर्ति के शक्तियों द्वारा होता है। श्रम की मांग और पूर्ति जहाँ पे बराबर होते हैं वहाँ पे मजदूरी का निर्धारण होता है। यदि हम ये खींचे मांग, डिमांड फॉर लेबर ये था और हमारा सप्लाई ऑफ लेबर ये था, और इक्विलिब्रियम वहाँ हो रहा था जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे थे, यानी कि डिमांड और सप्लाई जहाँ बराबर हो रहा था वहाँ लेबर की मांग निर्धारित हो रही थी और उस स्तर पे वेज मजदूरी का निर्धारण हो रहा था। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में हमने देखा कि जब साधन बाजार और वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी स्थिति जिसमें साधन बाजार तथा वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो, और ऐसी स्थिति जिसमें साधन बाजार में तो पूर्ण प्रतियोगिता हो पर वस्तु बाजार में एकाधिकार हो या अपूर्ण प्रतियोगिता हो, मोनोपोली हो। तीसरी एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि श्रम बाजार में एकाधिकार हो, यानी कि एक ही खरीदने वाला हो श्रमिकों को, और वस्तु बाजार में परफेक्ट कंपटीशन हो। एक स्थिति ऐसी हो सकती है अंतिम की दोनों बाजारों में एकाधिकार हो। ठीक है, श्रम बाजार में भी एक ही खरीदने वाला हो और वस्तु बाजार में भी उसी का अधिकार हो, उस वस्तु का अकेला विक्रेता हो। तो मार्केट चूंकि हमने पढ़ा है और यदि आप मार्केट ठीक से समझे होंगे तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसको पहला मार्केट लेते हैं जब साधन और वस्तु दोनों बाजार में परफेक्ट कंपटीशन है। दो बाजारों को हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमने देखा था मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थियरी जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो लेबर की डिमांड फॉर लेबर है, ये दो मार्केट से प्रभावित होती है। एक तो लेबर मार्केट से, लेबर मार्केट में क्या क्या स्थिति है, लेबर मार्केट में क्या क्या कंडीशन है, और दूसरा उस लेबर के द्वारा जो उत्पादित की जाती है वह वस्तु जिस बाजार में बेची जाती है, यानी कि वस्तु बाजार, यानी कि कमोडिटी मार्केट। तो ये दो बाजारों पर श्रम की मांग निर्धारित होती है, पर निर्भर करती है, और उसकी मजदूरी निर्भर करती है इन दो बाजार के स्थितियों पर। तो इसलिए हम इन दोनों बाजारों को अलग अलग तरीके से चेंज करके और देखेंगे कि श्रमिक की मांग और उसके वेजेस पे क्या चेंजेस आते हैं। जब दोनों बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता हो, साधन बाजार यानी फैक्टर मार्केट या लेबर मार्केट, लेबर की बात करें तो लेबर मार्केट, और कमोडिटी मार्केट वस्तु बाजार में, दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता हो, तो ऐसी स्थिति में अभी हमने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के वीडियो में देखा, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थियरी की वीडियो में देखा कि जो डिमांड फॉर लेबर है, डिमांड फॉर लेबर किस पे निर्भर करती है? ये निर्भर करती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जितना ज़्यादा होगा, डिमांड फॉर लेबर उतना ही ज़्यादा होगा। और संतुलन यानी कि श्रमिक कितनी मांग करे, प्रोड्यूसर यानी कि फर्म जो उत्पादक है कितनी मांग करेगा, तो उस हद तक मांग करेगा जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाए वेज के। यहाँ पर उसकी जो लाभ है अधिकतम होगा। तो साहसी हमेशा मजदूरों को उस हद तक रोजगार देगा जहाँ पे उसका वेज
बराबर हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के, और वहीं पे संतुलन स्थापित होगा। इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। पूर्ण प्रतियोगिता में जिस प्रकार से किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार जब वस्तु बाजार तथा साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता हो तो श्रम का मूल्य भी श्रम की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा। मजदूरी की संस्थिति दर वहां निर्धारित होगी जहां मांग पूर्ति के बराबर हो जाए, क्योंकि श्रम की मांग उसकी सीमांत आय उत्पादकता पर निर्भर करती है। तो संस्थिति की स्थिति में न केवल मांग पूर्ति बराबर होगी, बल्कि उस बिंदु पर श्रम की मजदूरी सीमांत आय उत्पादन के भी बराबर होगी, यानी कि वेज बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट के, और साहसी का लाभ भी अधिकतम वही होगा। तो इसको हम चित्र के माध्यम से, नीचे चित्र दिया जा रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे होगा। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो वेज दिया होगा, वेज एक पैरेलल लाइन होगा एक्स एक्सिस के, और यही वेज एवरेज वेज मार्जिनल वेज के बराबर होगा, मार्जिनल वेज एवरेज वेज के बराबर होगा। ये एम डब्ल्यू मीन्स मार्जिनल वेज, ए डब्ल्यू मीन्स एवरेज वेज। ये परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है, इसलिए वेज स्थिर होगा ओ डब्ल्यू पर, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इस पे चाहे जितना मजदूरी खरीद लें, लेकिन चाहे जितना मजदूर खरीद लें, लेकिन इक्विलिब्रियम ई बिंदु पे होगा जहां डिमांड फॉर लेबर बराबर होगा सप्लाई ऑफ लेबर के, क्योंकि इसके आगे यदि वो मजदूरों को रोजगार देगा, यदि मान लो OL2 पे रोजगार देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मजदूरी तो वो दे रहा है इतना, यानी कि OW, ये OW के बराबर है, इतना मजदूरी दे रहा है, लेकिन जो सीमांत उत्पादकता है, सीमांत उत्पादन मूल्य इतना हो गया है, यानी कि कम हो गया है, MRP इतना है, जबकि मजदूरी दे रहा है इतना, यानी कि वेज क्या है, ज्यादा दे रहा है और MRP कम हो रहा है, यानी कि उस मजदूर से उसे जो आय प्राप्त हो रही है वो कम हो रही है, और जो उसको आय दे रहा है या मजदूरी दे रहा है वो ज्यादा दे रहा है। तो ये स्थिति क्या होगी, लॉस की स्थिति होगी, और ऐसी स्थिति में वो मजदूरों को बाहर करेगा और उतना घटाएगा जहां पर दोनों बराबर हो जाए, क्या, वेज और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जहां पे दोनों बराबर हो जाए, यानी कि डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर हो जाए, तो वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और यहीं पे सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा साहसी को। इसके पहले भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इसके पहले यदि हम इस बिंदु को लें तो इस बिंदु पर जो मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो ज्यादा है वेज के, वेज चूंकि इतना ही है, वेज इतना ही है, फिक्स है, हर स्तर पे फिक्स है, और MRP इतना है, तो MRP ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कैपिटलिस्ट को, मालिक को प्रॉफिट हो रहा है, ओनर को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लेबर को और बढ़ाएगा, क्योंकि और लाभ कमाएगा, क्योंकि ये इतना एरिया अभी लाभ का और कमा सकता है। इसलिए यदि वो यहाँ पे उत्पादन रोजगार देना बंद कर देगा, OL1 पर ही रोजगार देना बंद कर देगा, तो इतने लाभ से वंचित रह जाएगा। लाभ तो उसे ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन और लाभ कमा सकता था, जैसे जैसे वो लेबर की मात्रा बढ़ाएगा लाभ और उसको मिलता जाएगा, तो इस एरिया तक वो लाभ कमा सकता है, और वो तब तक बढ़ाएगा जब तक कि OL इस बिंदु तक, ई बिंदु तक श्रमिकों को रोजगार न दे, जहां पे वेज बराबर हो जाए MRP के, और ऐसी स्थिति में उसे अधिकतम लाभ की स्थिति होगी। अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में एवरेज वेज मार्जिनल वेज के बराबर होगा, मार्जिनल वेज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होगा, और मार्जिनल वेज के बराबर होगा। ये सारे आपस में बराबर होंगे, चूंकि परफेक्ट कंपटीशन है, इसलिए ये चारों आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि फर्म को अल्पकाल में तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से तीनों स्थितियों का सामना करेगा वो। तो ये संतुलन की स्थिति है, टी बिंदु पर संतुलन की स्थिति दिखाई गई है, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर है, और मजदूरी OW पर निर्धारित होती है, और ऐसी स्थिति में ये जो वेज है वो फिक्स है, OW क्यों फिक्स है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, और परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म अपने व्यवहार से मजदूरी को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये नहीं कि वो कम मजदूरों को क्रय करेगा, यानी कि डिमांड फॉर लेबर कम कर देगा तो वेज कम नहीं होगा, वेज कम नहीं होगा,
यानी कि वेज स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा यानी कि OW पर स्थिर रहेगा। जैसे कि हमने वस्तु बाजार में पढ़ा था, जब वस्तु की बिक्री की जाती है तो कीमत स्थिर रहती है और उस दिए हुई कीमत पर चाहे जितना वस्तुएं आप बेच सकते हैं। तो इसी प्रकार से मजदूरी स्थिर रहेगी, चाहे जितनी श्रमिकों की मात्रा क्रय कर लें, मजदूरी सेम होगी। तो ऐसी स्थिति में चूंकि जो डिमांड लाइन है और सप्लाई लाइन है एक दूसरे को टी बिंदु पर कट करते हैं और टी बिंदु पर सप्लाई ऑफ लेबर बराबर होता है डिमांड फॉर लेबर के, इसलिए इक्विलिब्रियम टी बिंदु पर होगा। अब ऐसी स्थिति में, ये तो उद्योग की स्थिति हो गई, इंडस्ट्री की स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में फर्मों की स्थिति क्या होगी? तो फर्म जैसे ये दूसरी और ये तीसरी फर्म को लेते हैं। पहली फर्म को पहली स्थिति में क्या होगा? इक्विलिब्रियम तो ई बिंदु पे होगा जहां पर एमआरपी मजदूरी के बराबर होगा, हमेशा संतुलन वहां होगा जहां एमआरपी वेज के बराबर होगा, वहीं पे संतुलन होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में एआरपी नीचे है, कम है वेज से, एआरपी लेस देन वेज है, तो ऐसी स्थिति में लॉस होगा। लॉस कितना होगा? इस एरिया के बराबर होगा, BT1EC, इसके बराबर ये लॉस होगा और प्रति इकाई लॉस BC होगा और कुल लॉस इतना होगा क्योंकि उसे प्रति इकाई जो आय है वो कम मिल रही है, मजदूरी बल्कि ज़्यादा है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि प्रति इकाई लाभ ज़्यादा हो, प्रति इकाई आय उसे ज़्यादा मिल रहा हो, जैसे T2N3, और जो मजदूरी है वो E1N3 के बराबर देना हो रहा है। इस प्रकार से प्रति इकाई लाभ T2T1 है, T2E1 है और टोटल जो लाभ है वो ये एरिया के बराबर, यानी कि BCT2E1, ये प्रॉफिट की स्थिति है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम E1 पर होगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर है मार्जिनल वेज के। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर है मार्जिनल वेज के और मार्जिनल वेज है एवरेज वेज के। मार्जिनल वेज एवरेज वेज के बराबर होगा क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है और एक सीधी रेखा है, फिक्स है, मजदूरी ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से मार्जिनल वेज एवरेज वेज के बराबर ही होगा। एक तीसरी स्थिति हो सकती है सामान्य लाभ की स्थिति। ये लॉस की स्थिति हो गई, ये प्रॉफिट की, और ये सामान्य लाभ की स्थिति होगी। सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होगा? सामान्य लाभ की स्थिति में एमआरपी बराबर होगा एआरपी के, ये बराबर होगा एवरेज वेज के और ये बराबर होगा मार्जिनल वेज के, और ये बराबर होगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। असल में वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर होगा हर दशा में मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट के, जब परफेक्ट कंपटीशन हो। परफेक्ट कंपटीशन में वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद मूल्य बराबर होगा सीमांत उत्पाद आय के। ये दोनों एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू के। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू संबंधित है वीएमपी से और मार्जिनल रेवेन्यू संबंधित है एमआरपी से, और ये दोनों जब बराबर होंगे तो हम प्रोडक्ट की संख्या यदि 10 मान लो तो 10 का ही गुणा इसमें भी करेंगे, 10 का ही गुणा इसमें करेंगे, तो इसका भी सेम मात्रा आएगा इसमें, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये स्थिति है परफेक्ट कंपटीशन, जब दोनों बाजारों में परफेक्ट कंपटीशन हो। अब यहाँ पे चूंकि हमने अभी देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर है एवरेज रेवेन्यू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट के वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के, तो ऐसी स्थिति में कभी भी श्रमिक का शोषण नहीं होगा, क्योंकि उसको जो वेज मिलेगा, वेज जो मिलेगा वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर होगा, और ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ही होगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है, आप मार्केट पढ़े होंगे, तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट गुणा मार्जिनल रेवेन्यू और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई AR। चूंकि परफेक्ट कंपटीशन में, ध्यान से सुनना, परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है, तो परफेक्ट कंपटीशन में MR बराबर होगा AR के।
तो जब MR AR के बराबर होगा तो निश्चित रूप से ये इसके बराबर होगा, अर्थात ये इसके बराबर होगा और ये वेज के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में मजदूर का शोषण नहीं होगा, उसको पूरी उसके जो भी योगदान है उसका जितना भी वो जितने कीमत का जितने वैल्यू का वो प्रोडक्शन करता है उतना उसके बराबर उसे मजदूरी मिल जाएगी। और यही कारण है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है, यदि दोनों बाजारों में परफेक्ट कंपटीशन है तो उसे उसका मजदूर को का शोषण नहीं होगा। तो जहां भी ये MRP दिखाया गया है ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को भी दिखा रहा है, ये एक ही वक्र होगा परफेक्ट कंपटीशन में। जहां भी ये दिखाया गया है ये बराबर है, ये एक ही वक्र से दिखाया गया है। ठीक, तो मजदूरी जब भी उसका जो इक्विलिब्रियम हो रहा है ई बिंदु पे हो रहा है तो निश्चित रूप से वो MRP के बराबर रह रहा है, वेज MRP के बराबर रह रहा है। अब चूंकि हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से ये लॉस की स्थिति हो जा रही है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कम है, वेज ज्यादा है, तो लॉस की स्थिति हो जाएगी। ये प्रॉफिट की स्थिति हो रही है, प्रॉफिट की स्थिति हो रही है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट ज्यादा है वेज से। यहाँ पे क्या था, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कम था वेज से, और यहाँ पे ये नॉर्मल प्रॉफिट हो रही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर है वेज के, और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर है एवरेज वेज के, और ये बराबर है मार्जिनल वेज के। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक का किसी भी रूप में एक्सप्लॉइटेशन या शोषण नहीं होगा। किस स्थिति में, जब दोनों मार्केट में पूर्व प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति हो। अब इसी व्याख्या को नीचे समझाया गया है, इसको नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपको पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगी जो चित्र में दिया गया है, दिखाया गया है। अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि श्रम बाजार में तो पूर्ण प्रतियोगिता हो पर वस्तु बाजार में एकाधिकार हो, ठीक है। लेबर मार्केट में क्या हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, लेकिन वस्तु बाजार में कमोडिटी मार्केट में क्या है, मोनोपोली है या एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता है। तो मोनोपोली की स्थिति में या अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में हम जब मार्केट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब वस्तु बाजार में या कमोडिटी मार्केट में जब मोनोपोली होगी तो मोनोपोली की स्थिति में हमेशा एवरेज रेवेन्यू, औसत आय ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से, यानी कि सीमांत आय से। और यही प्रॉब्लम मेन शुरू होती है जहां श्रमिकों का शोषण शुरू होता है, श्रमिकों को उसके उत्पाद के बराबर मूल्य नहीं दिया जाता है, वेज नहीं दिया जाता है। यही सारी बीमारी शुरू होती है। किस प्रकार से शुरू होती है, क्योंकि ये दोनों बंट जाते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बंट जाता है। क्यों बंट जाता है, क्योंकि ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बंट जाते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कैसे अलग अलग हो जाते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू से। यदि आप मार्केट पढ़े हो तो आपको याद हो, जब मोनोपोली हम लोग पढ़ रहे थे तो एवरेज रेवेन्यू ऐसे निकल रहा था और मार्जिनल रेवेन्यू उसके नीचे ऐसे आ रहा था, यानी कि हर स्थिति में एवरेज रेवेन्यू ज्यादा था मार्जिनल रेवेन्यू से। चूंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जुड़ा है मार्जिनल रेवेन्यू से और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जुड़ा है AR से, तो इसलिए चूंकि AR ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, AR ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है, तो निश्चित रूप से वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये हमें यही बेसिक स्थिति समझ लेनी है। तो हम आगे के जो भी मार्केट पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि श्रमिक का शोषण किस स्थिति में होगा या कैसे हो रहा है। तो ये ध्यान से देखना है, इसको हमें समझ लेना है। तो श्रम बाजार में यदि पूर्ण प्रतियोगिता हो, तो श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो तो निश्चित रूप से जब परफेक्ट कंपटीशन होगा लेबर मार्केट में, तो फर्म अपने व्यवहार से मजदूरी को प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी कि मजदूरी को कम अधिक नहीं कर सकता है फर्म। तो क्या करेगा, उसका जो मजदूरी होगा, मजदूरी MRP के बराबर होगा
रोजगार देते समय, यानी कि श्रमिकों को रोजगार देते समय। औसत मजदूरी तथा सीमांत मजदूरी रेखा प्रचलित दर के स्तर पर आधार इसके समानांतर ही होंगे, जैसा हमने देखा है, क्योंकि मार्जिनल वेज बराबर होगा एवरेज वेज के, क्योंकि वेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहां परफेक्ट कंपटीशन है। कहाँ? लेबर मार्केट में। लेबर मार्केट में क्या? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन है, तो इसलिए वहां जो मजदूरी रेखा होगी वो सीधी रेखा होगी एक्स एक्सिस के, और मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा। औसत इसके बाद क्या होगा? ऐसी स्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ की स्थिति तब प्राप्त होगी जबकि सीमांत आय उत्पाद, सीमांत मजदूरी, औसत मजदूरी मूल्य तथा वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार की स्थिति है। तो जब मजदूरी तय होगी तो ऐसी स्थिति में जो वेज है वो एमआरपी के बराबर होगा, और ये मार्जिनल वेज और यही एवरेज वेज होगा। ये सभी एक साथ बराबर होंगे लेबर मार्केट में। लेकिन यहाँ वस्तु बाजार में स्थिति भिन्न है, क्योंकि वस्तु बाजार में उसका मोनोपोली है, फर्म का मोनोपोली है, वही उस वस्तु का अकेला विक्रेता है। तो ऐसी स्थिति में वो अधिक कीमतों पर वस्तुओं को बेचता है, यानी कि AR उसका हमेशा अधिक होता है, और हमेशा अगली वस्तु को के लिए कीमत कम करता है, लेकिन वस्तु की कीमत हमेशा हाई रखता है। तो इसलिए सीमांत आय उत्पादन MRP सीमांत मूल्य उत्पादन से कम होगा। अभी हमने बताया कि जो MRP है, MRP कम होगा VMP से। अब इसको आगे हम समझते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि श्रमिक को जो मजदूरी दी जाएगी वह उसके सीमांत आय के बराबर तो होगी, पर उसका शोषण होगा। शोषण क्यों होगा? क्योंकि उसका जो सीमांत उत्पादन मूल्य है, यानी कि VMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है, तथा मजदूरी के दर के अंतर के बराबर होगा। जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के, और उसे मजदूरी मिलेगी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। तो इसलिए इसके अंतर के बराबर, यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा वेज के, और ये जितना ही ज्यादा होगा शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, मजदूर का शोषण उतना ही अधिक होगा। यदि पूर्ण प्रतियोगिता रही होती तो सीमांत उत्पादन मूल्य के बराबर होता, श्रम का शोषण नहीं होता। जैसे हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा कि जब परफेक्ट कंपटीशन रह रहा है दोनों मार्केट में, खासकर वस्तु मार्केट में, तो ये दोनों बराबर रह रहे हैं। कौन कौन? ये दोनों, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो श्रम का शोषण नहीं हो रहा है। अब रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से श्रम का शोषण हो रहा है। अब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या AMBP या VMP एक ही बात है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद मूल्य, और ये है MRP जो नीचे होगा हमेशा, क्योंकि अभी हमने समझा कि AR हमेशा ज्यादा होता है MR के, तो इसलिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये हमेशा नीचे होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम होगा E बिंदु पर, हम जानते हैं, जहां पर वेज किसके बराबर हो? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। ठीक है, अब चूंकि ये मजदूरी पहले से दिया हुआ है, OW1 मजदूरी है जो कि पैरेलल है आधार अक्ष के, और एवरेज वेज औसत मजदूरी बराबर है मार्जिनल वेज के, सीमांत मजदूरी के, और यही एक रेखा से दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट कंपटीशन लेबर मार्केट में इस दिए हुए मजदूरी पे चाहे जितना श्रमिकों को क्रय किया जा सकता है। तो मजदूरी OW1 है, और MRP E बिंदु पर मजदूरी के बराबर होती है। इसलिए उत्पादक हमेशा OL मजदूरों को रोजगार देगी, यानी कि इतने मजदूरों को रोजगार देगी OW मजदूरी पर, इसके आगे रोजगार नहीं देगी, क्योंकि इसके आगे मजदूरी ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो OL1 रोजगार दे देती है, तो ये मजदूरी तो यहाँ है, ये तो सभी स्तर पे एक समान रहेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ गिर गया, तो इतने के बराबर वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कम हो जाएगा, वेज ज्यादा हो जाएगा। तो
तो वेज ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट के, इसलिए उसे लॉस की स्थिति होगी, हानि की स्थिति होगी। तो लॉस की स्थिति में वो श्रमिकों का संख्या कम करेगा, तब तक कम करेगा जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर ना हो जाए वेज के। तो इस स्थिति में ई बिंदु पर हर हाल में संतुलन होगा और वेज दिया जाएगा OW1 या LE के बराबर वेज दिया जाएगा, LE के बराबर। लेकिन जो उत्पादक है वो वस्तु बाजार में चूंकि उसका एकाधिकार है, एकाधिकार होने के कारण वह अपने वस्तु को हाई कीमत पे बेचता है और उसका जो प्रोडक्ट है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पादन मूल्य प्राप्त होता है FL के बराबर। ठीक है, इसको पहले थोड़ा साफ कर देते हैं तो और ज्यादा समझ में। तो उसे प्राप्त होता है LF के बराबर प्राप्त होता है और वो मजदूरी देता है इतने के बराबर, तो हमेशा उसे EF के बराबर अधिक प्राप्त होता है। EF के बराबर यही शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, इसी को एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर कहते हैं। यहाँ पे श्रमिक का शोषण होगा, श्रमिक का शोषण कितने के बराबर होगा? EF के बराबर, क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचा जा रहा है LF के बराबर कीमत में। ठीक है, LF और उसको दिया कितना जा रहा है? EL। तो यदि हम EL किस में से घटा दें? FL में से घटा दें EL तो कितना प्राप्त होगा? EF। EF क्या है? शोषण, मजदूर का शोषण होता है। किस स्थिति में? जब वस्तु बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता या मोनोपोली है, एकाधिकार है। अब एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रम बाजार में तो मोनोपोली है, किसका? श्रम बाजार में एक ही खरीदने वाला है, जबकि वस्तु बाजार में परफेक्ट कंपटीशन। अब हम इस मार्केट की स्थिति को बदल दे रहे हैं। अब क्या है? अब लेबर मार्केट में क्या है? मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि एक ही लेबर है। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब वहां पे एक सिंगल बायर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, कह लो प्रोड्यूसर या बायर। किसका बायर? तो लेबर का बायर। ठीक है, और कमोडिटी मार्केट में, वस्तु बाजार में परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि श्रम बाजार में, लेबर मार्केट में लेबर को, श्रम को खरीदने वाला कोई एक ही है, एक ही नियोक्ता है, एक ही साहसी है, एक ही कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, एक ही बायर है। तो ऐसी स्थिति होती है किसी खास प्रोडक्ट का, कोई स्पेशल कोई प्रोडक्ट है जिसको बनाने वाला है पूरे मार्केट में एक ही है, एक ही व्यक्ति है जो उस प्रोडक्ट को बनाता है। तो उसकी जो मांग है, जब मान लो कोई व्यक्ति है जो कोई ऐसी दवा बनाता है जिसका फार्मूला केवल उसे पता है और उस पे काम करने वाले कुछ ही लोग हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि पतंजलि है, पतंजलि बाबा रामदेव है, तो रामदेव आयुर्वेद प्रोडक्ट बना रहे हैं और आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो कुछ लोग हैं और आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं केवल एक ही है, पतंजलि। पतंजलि मान लो एक ही है, सॉरी पतंजलि, पतंजलि है जो आयुर्वेद के जानकारों को खरीदती है। ठीक है, तो अब इसका एकाधिकार हो गया उस लेबर मार्केट में जहां आयुर्वेद के लोग हैं जो अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं। तो ये अब मजदूरी तय करेंगे, ये मजदूरी अब इनके पास एकाधिकार हो गया, पतंजलि के पास एकाधिकार हो गया कि जो आयुर्वेद के जानकार हैं उनको काम देना इनके हाथ में हो गया। ठीक है, तो इनके हाथ में, ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ऐसे और भी वस्तुएं हो सकती हैं। तो मान लो कोई कंप्यूटर बनाने वाली एक ही कंपनी है तो उसके जानकार इंजीनियर को वही केवल खरीदेगी और कोई खरीदने वाला ही नहीं, तो उसके पास एकाधिकार आ जाएगा।
ऐसा तो वो अपना दिखाएगा कि मैं इतना ही दूंगा, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ, तो उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम मजदूरी रखेगी, क्योंकि ये निर्भर करता है कि प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है और कितने कीमत मिल रही है। तो कीमत ज़्यादा मिल रही है तो वो ज़्यादा मजदूरी देकर के इनको हायर करेगा। तो इनको खरीदने वाला एक ही मार्केट है, पतंजलि। और ये लेकिन जैसे जैसे डिमांड फॉर लेबर बढ़ाते हैं आयुर्वेद के, तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनको वेज बढ़ता हुआ देना पड़ेगा, अधिक वेज देना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि इनको आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, इनको पता चल जाएगा कि पतंजलि कंपनी तो चल रही है, उसका मार्केट तो चल रहा है, वस्तुएं बिक रही हैं, तो हमें जरूरत है इनको, तो ये ज़्यादा मजदूरी की मांग करेंगे। तो यदि पतंजलि को ज़्यादा मजदूर चाहिए, आयुर्वेद के संबंधित लोगों को ज़्यादा हायर करना है, तो इन्हें वेज को बढ़ा करके ही खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए वेज बढ़ता हुआ इनको रखना पड़ेगा। तो ये स्थिति जब लेबर मार्केट में कोई एक ही खरीदार हो, तो ऐसी स्थिति में मजदूर को प्रभावित कर सकती हैं। और लेबर मार्केट में कोई संगठन नहीं है, तो इसलिए वो कम मजदूरी पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो सकते हैं। यहाँ इसको हम पढ़ लेते हैं। जब साधन या श्रम बाजार में अकेला क्रेता हो तो उस स्थिति को क्रेताधिकार की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति तब प्राप्त होगी जबकि श्रमिक संगठित नहीं हो। ऐसी स्थिति में नियोक्ता अपने व्यवहार के द्वारा मजदूरी दर को प्रभावित कर सकता है, यानी कि मजदूरी को नीचे कर सकता है, कम कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति व्यवहार में सामान्यतः तब पाई जाती है जब किसी उत्पादक को विशिष्ट वस्तु के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त हो, वही उन श्रमिकों का वही एक मात्र क्रेता हो। जैसा कि मैंने अभी बताया, पतंजलि के मामले में ऐसा हो सकता है। जिस प्रकार से वस्तु बाजार में एकाधिकारी अपनी अधिक वस्तुओं को घटते हुए मूल्य पर बेच सकता है, जिस प्रकार अपनी वस्तु की मांग रेखा या औसत आय नीचे गिरती हुई होती है, उसी प्रकार जब साधन बाजार में क्रेताधिकार की स्थिति हो, साधन बाजार में क्रय के संबंध में एकाधिकार की स्थिति हो, तो क्रेताधिकारी श्रम के मूल्य या मजदूरी को नियंत्रित तो कर सकता है, पर अधिक श्रमिकों की बढ़ती हुई मजदूरी पर ही क्रय कर सकता है। ठीक है, अधिक मजदूरों को यदि उसे क्रय करना है तो उसे बढ़ती हुई मजदूरी पर ही क्रय करना होगा, क्योंकि उसके व्यवहार या बढ़ी मांग का प्रभाव श्रम के मूल्य पर निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए औसत साधन लागत वक्र या औसत मजदूरी वक्र जो पूर्ति वक्र है और ऊपर उठते हुआ होगा, और सीमांत मजदूरी वक्र भी ऊपर उठता हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति जब श्रम बाजार में केवल एक ही क्रेता है, एक ही श्रमिकों को खरीदने वाला एक ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वह मजदूरी को प्रभावित कर सकता है और कम मजदूरी पर भी लोगों को हायर कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे मजदूरों की मांग वो बढ़ाएगा, उसे निश्चित रूप से मजदूरी को बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी उसे अधिक मजदूर प्राप्त हो पाएंगे। अब यहाँ पे जहां तक मांग वक्र या सीमांत आय उत्पादन वक्र का प्रश्न है, चूंकि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, तो जब भी वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी तो इसका मतलब हुआ MR के बराबर होगा, और इसका अर्थ हुआ कि MRP बराबर होगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो MRP वक्र ही VMP वक्र को प्रेजेंट करेगा। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता है, इसलिए इसका स्वरूप सामान्यतः उल्टे तरह होता है, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं कि क्यों उल्टा होता है। लॉ ऑफ रिटर्न के कारण उल्टा होता है। उल्लेखनीय, क्योंकि उत्पादन में 3 नियम क्रियाशील होते हैं: बढ़ता उत्पादन का नियम, स्थिर उत्पादन का नियम, घटते उत्पादन के नियम, इसलिए यू आकार का हम उसको व्यक्त करते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के होने के कारण सीमांत आय उत्पादन, सीमांत मूल्य उत्पादन में अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। ऐसी स्थिति का हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमने खींचा है ARP, ये वक्र MRP को दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर है, क्योंकि MR AR के बराबर है। परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा MR AR के बराबर होगा। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ रहे थे तो हमारे पूर्ण प्रतियोगिता वीडियो को देख लीजिए, देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे
तो ये दोनों बराबर होंगे और ये एक ही वक्र से प्रदर्शित किए जाएंगे। और ARP कुछ इस तरह का होगा, ARP के उच्चतम बिंदु को कट करता हुआ ये नीचे गिरता हुआ होगा। दूसरी तरफ चूंकि श्रम बाजार में एकाधिकार है, एक ही क्रेताधिकारी है, तो जो वेज होगा वो ऊपर उठता हुआ होगा, क्योंकि अधिक मजदूरों को खरीदना है तो उसे वेज को बढ़ते हुए क्रम में रखना होगा, बढ़ाते हुए मजदूरी दर देना होगा। तो ये एवरेज वेज नीचे होगा, मार्जिनल वेज ऊपर होगा, और मार्जिनल वेज ऊपर होगा तो मार्जिनल वेज कट करेगा MRP को। MRP को कट कर रहा है यहाँ E बिंदु पर, इस बिंदु पर MRP बराबर होगा मार्जिनल वेज के, ठीक है। इसलिए इक्विलिब्रियम होगा E बिंदु पर, और OL श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन मजदूरी दी जाएगी OW, मजदूरी दी जाएगी इस T एवरेज वेज T बिंदु पर मजदूरी तय की जाएगी, और श्रमिकों को जो मजदूरी है, मजदूरी फिक्स हो जाएगी OW पर। इस प्रकार से जो कमी होगा ET के बराबर मजदूरी कम होगा, मजदूरी कम होगा ET के बराबर, क्योंकि जो MRP है वो ज्यादा है AW के, एवरेज वेज के ज्यादा होगा, और यही कारण है कि एवरेज वेज चूंकि कम होगा इसलिए श्रम का क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। ये टोटल कहानी है इसकी, बस इतना समझ लीजिए। तो टोटल ये प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होगा टोटल, किसको, क्रेताधिकारी को, जो अकेला क्रेता है वो प्रॉफिट कमाएगा, और श्रमिक को कम मजदूरी दे करके OW के बराबर मजदूरी देगा, जबकि मजदूरी इसको देना था इतना, इसको OW1 डैश कर देते हैं, तो मजदूरी देना था इतना, तब उसे शोषण नहीं होता मजदूरों का, लेकिन वो मजदूरी कम देगा या इतना देगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला खरीदार है उस लेबर मार्केट का, तो इसलिए श्रमिक का शोषण ये ET के बराबर होगा, इतने के बराबर श्रमिक का शोषण होगा, टोटल शोषण इतने के बराबर होगा, यानी कि WW डैश ET इतने के बराबर टोटल श्रमिक का शोषण माना जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख के भी दिखाए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे समझाई गई है, और इसको श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसे क्रेताधिकारी शोषण कहा, चूंकि क्रेताधिकारी एक ही है, एक ही क्रेता है लेबर मार्केट में, और इसलिए वो मजदूरी को कम देती है, मजदूरी को कम देता है तो मजदूर का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन कितना होता है, तो इतने के बराबर होता है, कितना, यानी कि MRP और AW के अंतर के बराबर, MRP और एवरेज वेज के अंतर के बराबर, ये अंतर जितना ही ज्यादा होगा, या कह सकते हैं कि मार्जिनल वेज और एवरेज वेज के अंतर के बराबर, मार्जिनल वेज एवरेज वेज के अंतर के बराबर, ये अंतर जितना ही ज्यादा होगा, एक्सप्लॉयटेशन उतना ही ज्यादा होगा, मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन उतना ही ज्यादा होगा। बाकी इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, इसको समझ सकते हैं, मुख्य बात मैंने इसमें समझा दिया। अब ऐसी स्थिति हो जहां पे दोनों मार्केट में मोनोपोली हो, एक चौथी स्थिति भी हो सकती है जब फैक्टर मार्केट में भी मोनोपोली हो, और कमोडिटी मार्केट में भी मोनोपोली हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि फैक्टर मार्केट में मोनोपोली हो, तो ऐसी स्थिति में जो मार्जिनल वेज होता है वो ज्यादा हो जाता है एवरेज वेज के, ठीक है, और मजदूरी कम दी जाती है, यानी कि जो क्रेताधिकारी है वो मजदूर को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो अकेला क्रेताधिकारी है उसमें। दूसरी स्थिति कमोडिटी मार्केट में क्या है, कमोडिटी मार्केट में जब मोनोपोली होती है, वस्तु बाजार में जब मोनोपोली होती है, तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू के,
और हमने ये भी देखा कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। इसी कारण वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। तो ये दोनों मिलकर के एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी होता है, तो उसका जो शोषण है श्रम का वो बढ़ जाता है। किस तरह से बढ़ता है इसको हम अभी चित्र के माध्यम से इसमें देख लेते हैं। वस्तु बाजार में एकाधिकार की स्थिति होने के कारण अब पहली स्थिति की तरह एमआरपी वीएमपी समान नहीं होंगे। अभी हमने देखा क्योंकि वस्तु बाजार में वीएमपी, यदि मोनोपोली है वस्तु बाजार में तो वीएमपी ज्यादा होगा एमआरपी के, एकाधिकार में क्योंकि एआर ज्यादा होता है एमआर के। इस स्थिति में भी अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से साथ ही उस बिंदु तक श्रमिकों को रोजगार में लाएगा जबकि सीमांत उत्पादक सीमांत मजदूरी के बराबर जाएगा। जो मजदूरी का निर्धारण है वो वैसे ही रहेगा, यानी कि संतुलन वही होगा जहां एमआरपी बराबर हो जाए मार्जिनल वेज के, वही संतुलन पर स्थापित होगा। अब इसको हम देखते हैं चित्र के माध्यम से। तो ये अब यहाँ पे दो अलग अलग रेखा हो जाएगा, एमआरपी नीचे हो जाएगा और वीएमपी या एमवीपी एक ही बात है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट। तो सीमांत उत्पाद मूल्य और सीमांत आय उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद मूल्य मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के, इसलिए ये ऊपर खींचा गया है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पर ई बिंदु पर जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, अभी हमने देखा मार्जिनल वेज के बराबर होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा, वहीं पे उत्पादक को अधिकतम लाभ की स्थिति होगी। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि लेबर मार्केट में एक ही क्रेताधिकारी है, एक ही खरीदने वाला है लेबर को, तो वो मजदूरी देगा एवरेज वेज के हिसाब से, यानी कि एवरेज वेज पे टी बिंदु पे वह आके मिलेगा। यदि ई बिंदु से हम नीचे रेखा खींचेंगे तो टी बिंदु पे मिलेगा और यहाँ से वेज निर्धारित होगा OW वेज होगा और इस वेज पे OL श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो वेज होगा वो कम होगा। वेज कम होगा किससे? तो वेज कम होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से। पहली बात, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से वेज कम होगा, तो ये तो हो गया शोषण एक यहां से यहां तक का। और ये वेज चूंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कम है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के, तो ये गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि वेज और ज्यादा कम हो जाएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के, तो एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा हो जाएगा। ये हिस्सा भी एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएगा क्योंकि एमवीपी यानी कि श्रमिक द्वारा उत्पादन किए गए वस्तु का मूल्य इतना ज्यादा है और उसको वेच दिया जा रहा है इतना। ठीक है, तो वीएमपी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? तो LF है। ठीक है, चित्र में देखें LF है। और वेज कितना है? वेज जो दिया जा रहा है वो है LT, यही है OW, यही चीज है, OW ही बराबर है LT के। वेज इतना है, तो एक्सप्लॉयटेशन कितना होगा या शोषण, एक्सप्लॉयटेशन या शोषण, इसको शोषण कहते हैं। शोषण कितना होगा? तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट में से घटा दें हम जो वेज दिया जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? तो LF है माइनस वेज कितना दिया रहा है LT, तो कितना हुआ शोषण टोटल TF या FT और FT, ये शोषण हो गया। यानी कि चित्र में देखें तो FT इतने के बराबर शोषण होगा। यानी कि जब दोनों बाजारों में एकाधिकार की स्थिति होगी, साधन बाजार और वस्तु बाजार, तो शोषण ज्यादा होगा। ठीक है, एक ही क्रेता दोनों में राज कर रहा है। वस्तु बाजार में भी वो अपने वस्तुओं को अपने शर्तों पे बेच रहा है हाई कीमत पे, और जो श्रम बाजार है उसमें भी वो खरीदने वाला अकेला ही है, तो निश्चित रूप से वो
अधिक शोषण होगा श्रमिकों का, और शोषण कितना होगा, FT के बराबर होगा। ये इसमें व्याख्या किया गया है, इसको ध्यान से पढ़ें और इसको नोट करके नोट्स बना लें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, स्पष्ट है कि शोषण में FE की वृद्धि वस्तु बाजार में एकाधिकार की स्थिति के कारण है। ये जो वृद्धि है, अच्छा ये वृद्धि, ये जो वृद्धि है ये श्रम बाजार में एकाधिकार के कारण है, ठीक है। श्रम मार्केट में, लेबर मार्केट में मोनोपोली है, मोनोपोली है, तो इसके कारण शोषण कितना हो रहा है, ET के बराबर। और कमोडिटी मार्केट में मोनोपोली है, तो इसके कारण शोषण कितना हो रहा है, EF के बराबर। तो टोटल शोषण कितना हो जा रहा है, टोटल एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है, टोटल एक्सप्लॉयटेशन FT के बराबर हो रहा है, यानी कि इतने के बराबर हो रहा है, ठीक है। मजदूरी इतनी ही दी जा रही है, इतनी या इतनी, दोनों एक ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम के कुल शोषण FT में से ET तो क्रेताधिकार के कारण है जो लेबर मार्केट में है, शेष FE वस्तु बाजार में एकाधिकार के कारण हो जाता है। तो दोनों बाजारों के में एकाधिकार होने के कारण उसका शोषण डबल हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे क्रेताधिकारी शक्ति बढ़ती जाएगी, ET में वृद्धि होती जाएगी, जैसे जैसे एकाधिकारी शक्ति बढ़ जाएगी, EF में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि लेबर मार्केट में जैसे जैसे वो मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे ये शोषण बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे कमोडिटी मार्केट में, वस्तु बाजार में वह मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे ये मात्रा बढ़ती जाएगी और उसका शोषण बढ़ता जाएगा। चूंकि रेखा चित्र से यह भी स्पष्ट है कि संस्कृति की स्थिति में सीमांत है, उत्पादन सीमांत मजदूरी के बराबर होगा, पर सीमांत उत्पाद मूल्य शाम के इस स्तर से तो ऊंचा होगा पर मजदूरी नीची होगी, ठीक है। ये हमने दिखा दिया, पहले ही समझा दिया कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा, और चूंकि MRP बराबर होता है मार्जिनल वेज के, यहीं पे इक्विलिब्रियम निर्धारित होता है जहां पे MRP बराबर होता है मजदूरी वेज के, और लेकिन मजदूरी जो दी जाती है वो कम दी जाती है, वो एवरेज वेज के हिसाब से दी जाती है, और इसी कारण से श्रमिक का शोषण होने लगता है।